नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। अब सबकी नजरें हैं बिहार पर, जहां आर पार की लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश और लालू के बीच दोस्ती हो गई है। बीजेपी को रोकने के लिए इस गठजोड़ में कांग्रेस भी पार्टनर बनेगी। बिहार नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए भी एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सवाल यह है कि क्या जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस के बीच मजबूरी की ये दोस्ती है या ये राजनीतिक समझदारी का फैसला है? क्या ये नया गठजोड़ लोगों को भरोसा दिला पाएगा कि ये वास्तव में एक कोहेसिव पॉलिटिकल एंटिटी है? सवाल ये भी है कि क्या लालू और नीतीश बाबू जैसे दो बड़े और महत्वाकांक्षी नेता साथ साथ रह पाएंगे? चुनाव के दौरान एक बार फिर जाति, सांप्रदायिकता और विकास जैसे जुमले उछाले जाएंगे। ऐसे में दरअसल सवाल ये होगा कि बिहार में चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। बिहार के सियासी समीकरणों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू के नेता केसी त्यागी, आरजेडी के नेता मनोज झा, बीजेपी के नेता MJ अकबर और राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। मनोज झा जी से पहला सवाल लूंगा और वो ये कि सबसे बड़ा लोगों को जो एक भरोसा नहीं है वो इसी बात पर है कि आज हालांकि डिक्लेयर कर दिया गया है कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, लेकिन लालू जी उनको एक फ्री हैंड देंगे और एक बड़प्पन के साथ, बड़े मन के साथ सीटों के बंटवारे का काम कर लेंगे, ताकि वास्तव में ऐसा लगे कि बीजेपी के सामने विपक्ष का एक एकजुट उम्मीदवार है। इसको लेकर लोगों के मन में शक बहुत ज्यादा है। मनोज जी, कैसे दूर करेंगे इस शक को आप? संजय जी, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा कि पूरी जो हमारी विमर्श हमारा जो होता है मीडिया में, वो इस पूरे एका को, विलय को या गठबंधन को नेताओं की छवियों के माध्यम से देख रहा है। इसमें कभी इस बात की चर्चा नहीं हुई कि इन नेताओं पर कितना बड़ा दबाव सामाजिक आधार वर्गों का था, उन समूहों का था जो पॉलिटिक्स के न्यूएंस को मोदी जी के आने के बाद से बदलता देख रहे थे। उनको लग रहा था कि अचानक इस मुल्क में पहली बार हुआ कि गरीबी की बात करो तो आप विकास विरोधी हो। आप अगर एक खास किस्म के राष्ट्रवाद की अवधारणा को नहीं मानते हो तो आप इस राष्ट्र के लिए सस्पेक्ट हो। ये सारी चीजें पब्लिक डिस्कोर्स को डिस्टर्ब कर रही थी और इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दूसरी बात, मैं पुख्ता दावे के साथ आपके समक्ष कहता हूं आज कि नेतृत्व का मसला हो या सीट का, ये कभी भी हमारे लिए चिंतन और गंभीर मतभेद के मुद्दे नहीं थे। हम बाकी मुद्दों पर बात कर रहे थे। त्यागी जी बैठे हुए हैं, साझा कार्यक्रम क्या होगा, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक प्रगति का हमारा नजरिया क्या होगा, हम किस प्रकार अपना मैसेज लोगों तक ले जाएंगे। हम जानते थे कि 15-20 वर्षों तक हम सिमटों में बटे हुए थे, अपने अपने मतभेदों के साथ हम काफी दूर आगे निकल गए थे। वापस उल्टे पांव की यात्रा करके साझा जगह पर एक कार्यक्रम साझा तैयार करना ये बहुत आसान नहीं है। इसी में इतना विलंब जी बिल्कुल, और इसी वजह से मैं ये कहता हूं, इसको सिर्फ नेताओं की छवियों के माध्यम से मत देखिए। आपने ठीक कहा, मत देखिए कि उन्होंने ऐसा कहा या आज उन्होंने वैसा कहा। नीरजा जी, प्रक्रिया की परिणति है और इसके माध्यम से पूरे मुल्क में हम एक वैकल्पिक राजनीतिक दर्शन लाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं। ठीक है, फिर करते हैं आगे और बात करेंगे जी, और बात करेंगे। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नीरजा जी, ये जो मनोज जी कह रहे हैं कि इसको नेताओं की छवियों से जोड़ करके न देखें, जनता के दबाव के रूप में देखें। और अभी अभी जो साल पूरा हुआ और तरह तरह के सर्वेक्षण हुए, उससे ये पता लगा कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो है वो बरकरार है और बहुत ऊंचे परसेंटेज के साथ बरकरार है। ऐसे में बिहार में ऐसा कोई जन दबाव आपको दिखता है क्या कि बीजेपी से ऐसा मोहभंग हो गया हो कि जिसमें जनता परिवार की ये एकजुटता पावर्ड बाय जन दबाव हो? देखिए, अगर हम अभी पिछले साल को भी छोड़ दें कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे गया और वो जो मोदी हवा जब चली थी मई 2014 में, वो उतनी तेजी से नहीं बह रही है, उसको अभी एक तरफ कर दें हम। अगर हम मई 2014 के आंकड़े ही ले लें तो इंडिया जिसने 31 लोकसभा सीटें जीती थी और वो मोदी वेव थी, उसकी जो पोल परसेंटेज था वो 38.8 था
और अगर आप लालू यादव और कांग्रेस जो कि इकट्ठे लड़े थे और नीतीश कुमार जो अलग लड़े थे, इनकी जो वोट परसेंटेज को ऐड कर दीजिए तो 45.6% बनता है। तो अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं, मान लीजिए इसमें से जितिन मांझी निकल के दूसरी साइड भी चले जाते हैं, लेकिन कॉम्पनसेटरी होगा कि माइनॉरिटीज इस साइड आ जाएंगी, तो अगर ये भी कर लीजिए तो मैसेज लोकसभा चुनाव का नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए बहुत क्लियर था। अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे तो आप डूबेंगे, और इकट्ठे हुए तो सर्वाइव करेंगे और आगे जाके लड़ेंगे और उस स्थिति में होंगे और हो सकता है सरकार भी बना पाए। तो ये जो आज शरद यादव ने कहा ना कि आज जो निर्णय हुआ है वो ऐतिहासिक है। अब ऐतिहासिक होगा कि नहीं साबित या आगे जाके देखना पड़ेगा, लेकिन ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए ऐतिहासिक हो सकता है अगर ये गठबंधन जीत जाता है। जी बिल्कुल। एमजे अकबर साहब, हालांकि हम ये खुद कहते रहे हैं अपने चैनल पे कि केमिस्ट्री की जरूरत होती है, एरिथमेटिक से नहीं चलता, लेकिन नीरजा जी जिस तर्क को सामने रख रही हैं एक इंडिपेंडेंट विश्लेषक के रूप में, वो ये है कि ये नंबर एक तरफ पड़ सकते हैं क्योंकि अगर पब्लिक का कोई ऐसा दबाव है और अब नीतीश बाबू को जब डिक्लेयर कर दिया गया है तो एक एजेंडा और टोन भी सेट हो गया है। तो आप मानते हैं क्या कि बाइपोलर परिस्थिति में अगर दो ही लोगों के बीच में मुकाबला है तो बीजेपी के लिए बिहार एक मुश्किल लड़ाई तो है? देखिए, एक कारण जो बहुत बड़ा है इस यूनिटी के पीछे वो ये एक साफ रिकग्निशन है कि बीजेपी का बेस जो है जेडीयू के साथ हटने के बाद बहुत बड़ा है। दूसरी बात, ये नीरजा जी की अरिथमेटिक तो मैं भी सुन रहा था। अरिथमेटिक भी अगर ले लें तो 38 और 45 में अगर मांझी जी का वोट है, उसको अगर टेक्निकली मैं बोल रहा हूं, उसको इधर से लेके उधर अगर ले जाते हैं तो फिर ये दुगना जो है डिफरेंस बन जाता है। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी इलेक्शन अरिथमेटिक के बेसिस पर ला जाता है, क्योंकि अगर अरिथमेटिक देखना होता तो फिर इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप थ्योरेटिकली किसी भी वोट को इधर से उधर जोड़ दें और इलेक्शन कमीशन उससे डिक्लेयर कर लें। ये जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन के बेसिक मुद्दे जो होंगे वो होंगे स्टेबिलिटी। कौन स्टेबल सरकार दे सकता है बिहार को, क्योंकि स्टेबल सरकार नहीं दे सकता है तो डेवलपमेंट हो नहीं सकती है जी। और स्टेबल सरकार देने की स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि ये गठबंधन है, क्योंकि आप जैसे भी देख लीजिए, आप आंकड़े गिन लीजिए, आप दिल्ली में ऐलान कर लीजिए, आप समझते हैं कि आज जो ऐलान हुआ वो पहली बार हुआ है जी। आपको याद नहीं है कि 2 महीना पहले भी ऐसा ही ऐलान हुआ था, यही शब्द इतिहास बनने लग रहा था, तो लेकिन इतिहास बनते बनते ये 2 महीने में कितना झगड़ा हुआ, किसका मुंह फूला, किसने कितना रूठा, ये तो हम देख चुके हैं जी। तो ये जो गठबंधन है ये सिर्फ एक एलानिया गठबंधन है, इसके ऊपर लोगों का कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, और ये स्टेबल सरकार दे नहीं सकती है। इसके ऊपर ही मेरे ख्याल में लड़ाई होगी बिहार की। दूसरी बात है, एक और छोटी सी पॉइंट मैं कर लूं कि असेंबली का जो चुनाव होता है ना, उसको असेंबली के साथ कंपेयर करना चाहिए, और असेंबली के इश्यूज होते हैं वो आ जाते हैं। तो इसलिए पिछले इलेक्शन का जो कॉम्प्लिकेटेड बिहार की अभी जो पॉलिटिकल छवि है ना, काफी अनस्टेबल है। अगर इस अनस्टेबल छवि में कहीं एक पोल स्टेबिलिटी की है तो सिर्फ बीजेपी के इर्द गिर्द है, और ये आप देखिएगा इसका असर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल। आइए केसी त्यागी जी आपको शामिल करें। अकबर साहब ने एक सवाल उठाया है, वो ये है कि जनता परिवार का और स्टेबिलिटी का, ये दो चीजें तो आपस में साथ चल ही नहीं सकती। मैं अपना सवाल ये जोड़ना चाहूंगा कि जनता परिवार के बारे में तो हम लोग तो बड़े हमदर्द रहे बहुत साल तक, लेकिन ये वो काठ की हांडी है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में जाने का काम किया है कि हम कहते हैं काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। आप लोग शायद 8वीं या 10वीं बार चढ़ा रहे हैं, इसलिए लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे आप पर। ये अकबर साहब भी कह रहे हैं कि स्थिरता की सरकार नहीं मिलेगी तो काहे को आपके चक्कर में पड़े। मुझे अफसोस है कि मेरे जो काबिल दोस्त हैं अकबर, काश आज इस गठबंधन के प्रवक्ता होते तो इसको वो 243 में से 200 सीटें जीत करके आएंगी।
ऐसा ये प्रस्तुत करते, लेकिन आज ये दूसरी तरफ है। मैं नहीं करता केसी नहीं, मैं नहीं करता। चलिए सर, अब ये तो अकबर साहब के बारे में आप चले गए, सवाल को टालिए मत। काठ की हांडी बार बार चढ़ने का रिकॉर्ड नहीं बन सकता सर। अब ऐसा है कि आप भी और अकबर भी लंबे समय तक इन सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के साथ लिखते पढ़ते रहे, और मैं भी आप दोनों का पाठक रहा हूं। बिहार के अंदर कभी भी जनसंघ उस तरह की पार्टी नहीं रही जैसी मध्य प्रदेश में या शिवसेना बिहार में रही है। ये समाज के जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में उन गरीब गुरबा लोगों का दल था, और उसकी लड़ाई कांग्रेस से होती थी। कभी अकबर भी जब एमपी बनकर के आए थे, उस समय भी वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पाए थे, वहां जनसंघ उस समय भी नहीं था। कर्पूरी ठाकुर का सहारा लेकर के, कभी वीपी सिंह का सहारा लेकर के, कभी लोकनायक जयप्रकाश का सहारा लेकर के, और अब ये पहला चुनाव हुआ वहां पर बिहार में जब नरेंद्र मोदी का सहारा लेकर के वहां पे भारतीय जनता पार्टी को इतनी ऊंचे पैमाने पे वोट भी मिला और सीटें भी मिली। उसी समय एक सर्वे और चल रहा था जो आपके चैनल से लेकर के सारे चैनल में पाया था कि बिहार का मतदाता कहता है कि दिल्ली में मोदी और बिहार में नीतीश कुमार। और उस समय आप जितने भी चैनल हैं, उन्होंने रेटिंग उस समय 67% की थी कि बिहार का जो मतदाता श्री नरेंद्र मोदी को वोट कर रहा है, उसमें 60% का कहना है कि विधानसभा के चुनाव में हम श्री नीतीश कुमार को वोट करेंगे। हम लड़ते रहे, हम झगड़ते रहे, हम अलग होते रहे, हम टूटते रहे, ये इतिहास तो अकबर भी और आप भी और निर्जा भी दर्जनों बार लिख चुके हैं जी। उस पर मुझे कोई सफाई नहीं देनी, लेकिन जी। इन टूटे हुए भी, इन लड़ते हुए भी, इन बजते हुए भी लोगों पर जनता ने एक बार नहीं कई बार विश्वास किया है जी। क्योंकि जो लीगेसी हम लोगों की है, गांधी की हो, चाहे चरण सिंह की हो, चाहे वो लोहिया की हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर की हो, उसी के बलबूते पे देश के सबसे बड़े सूबे में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सरकार है। बीजू पटनायक भी कभी हमारे पुरखे हुआ करते थे इस परिवार के, उनकी 3 बार से वहां सरकार है। पिछले 25 सालों से बिहार में सरकार है। तो ऐसा नहीं है कि वो विचार कमजोर पड़ गया है या वो जो सामाजिक शक्तियों का, ठीक है आप जो कह रहे हैं जी, आइए इस बात में कुछ और चीजें जोड़ते हैं। निर्जा जी, क्या ये माना जाए कि दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर एक विपक्ष गायब है और इतना बड़ा मैंडेट मिला? तो एक थ्योरी ये है कि देश के जनता वो खुद एक चाहेगी कि विपक्ष के स्पेस पर कोई मुकम्मल आवाज आए और बिहार से वो आवाज शायद भेज दी जाए जिसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि अगर नरेंद्र मोदी का प्रीमियम जारी अगर है अभी भी, तो जो बीजेपी के बारे में त्यागी जी कह रहे हैं कि बिहार में जनसंघ या बीजेपी उस प्रकार की व्यापक जनाधार वाली पार्टी नहीं बन पाए हैं, क्या इस बार वो बाधा पार कर सकते हैं? क्योंकि हमने चर्चाएं सुनी हैं, आरएसएस ने भी इस तरफ चिंता जताई थी और कहा था कि आप अपने को दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से जोड़ करके, अपने को एक महादलितों से जोड़ करके एक नए प्रकार के नेतृत्व को सामने रखिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या बीजेपी अपने इस हैंडीकैप्स को ओवरकम नहीं कर सकती? देखिए, कोशिश बेहद करेगी और आरएसएस भी जम के लगा हुआ है बिहार में ऑर्गेनाइज करने में। और ये तो सही है जो आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी बिहार जीत जाती है सितंबर-अक्टूबर में जब चुनाव होंगे, तो इसका मतलब होगा कि मोदी मोमेंटम अभी जारी है। मोदी के जो समर्थन है, लोग अभी उनको टाइम देना चाहते हैं। अगर वो हार जाती है, फिर मोदी का डाउनस्लाइड और बीजेपी का डाउनस्लाइड नेशनली भी होगा, अलग से सिग्नल जाएगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि लालू यादव और नीतीश कुमार हाथ मिला लें, और जो आज गठबंधन का ऐलान हुआ है जिसमें लालू यादव ने नीतीश कुमार की चीफ मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट किया है रिजर्वेशन होते हुए भी, वो ये है कि अगर बिहार जीत जाते हैं ये लोग, तो एक माहौल बनेगा उत्तर प्रदेश के लिए, जो कि 2017 में चुनाव है। समाजवादी पार्टी भी
औरों से गठबंधन कर सकती है और एक बाइपोलर, हालांकि इतना आसान नहीं है बाइपोलर यूपी की, मायावती की अपनी प्रेजेंस है, लेकिन एक मजबूती से बीजेपी को टेक ऑन कर सकती है उत्तर प्रदेश में। तो जो राजनीति है, अगर बिहार ऑपोजिशन पार्टीज जीत गई, ये रीजनल पार्टी जीत गए, उसका कांग्रेस का रोल भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है संजय इसमें, ये इसको इकट्ठा करने में, तो फिर ऑपोजिशन स्पेस मुझे लगता है बढ़ती जाएगी। जी मनोज जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप लोग एक तो हो गए हैं, लेकिन बीजेपी अपनी चूंकि कमियों को जानती है, तो जिस प्रकार का उसका वोटर आउटरीच का प्लान है, जिस प्रकार की तैयारी है, आप लोग आखिरी मिनट तक टिकट बांटने के लिए जद्दोजहद में रहेंगे, जिस प्रकार के वोटर आउटरीच या चुनाव प्रचार की जरूरत है वो आप कर नहीं पाएंगे। आप तो सिर्फ अपने समीकरणों को जोड़ेंगे और कहेंगे 45% वर्सेस 36-37% बाइपोलर है, हम जीत के आ रहे हैं। ये सारे वो खतरे हैं जिनसे आप गुजरेंगे। डर बहुत सारे लोगों को यह है, डर कहिए या अनुमान कहिए, वो ये है कि बीजेपी जिस प्रकार का कैंपेन माउंट करेगी, उसके सामने आते आते आप लोगों को बहुत मुश्किल आने वाली है जब दरअसल चुनाव आएंगे। तो उसमें तैयारी कितनी है आप लोगों की? संजय जी, मैं कहूं कि हमारे हिस्से में स्टीरियोटिपिकल एनालिसिस बहुत आती है, हो सकता है उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन हमने भी इतिहास से सीखा है कि, और हम कम से कम गुजारिश करेंगे कि आगे जब आप देखेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा। बहरहाल मैं एक छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा आपके प्रश्न के जवाब देने से पहले। संप्रत की जो दूसरी बार सरकार बनी 2009 में, 1 वर्ष के अंदर पूरे देश में मैसेज चला गया था कि ये सरकार करप्शन से लड़ने में गंभीर नहीं है। उसी प्रकार मोदी जी की सरकार के बारे में एक मैसेज चला गया है कि जिन लोगों ने वोट दिया उनको ये एहसास हो रहा है कि ये मेरी सरकार नहीं है, अरे चुनी हमने, ये तो किसी और की सरकार होकर के रह गई। ये जो मीलों का फासला वोटर्स और मोदी जी के की कार्यशैली और उनकी प्राथमिकताओं में हुआ है, वो संदेश हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेंथ है। रही बात हमारे सामाजिक आधार, जो मैंने पहली टिप्पणी में कहा था, उनको बहुत सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। वो एक लॉजिकल अलायंस पाते हैं, इस अलायंस को एक नेचुरल अलायंस पाते हैं। मैं बार बार इस चीज को हर जगह कहता हूं कि इसको नेताओं के मिलने से, गले मिलने से मत देखिए। आधार समूहों का बहुत बड़ा दबाव था और शायद यही कारण है कि कितना भी ऑफेंसिव कैंपेन लेकर के, कितना भी मैसिव कैंपेन लेके बीजेपी आए, हमें उसका फायदा होगा। लेकिन एक आखिरी टिप्पणी, एक संजय जी, एक आखिरी टिप्पणी। एमजे अकबर साहब इस पैनल में हैं और मैं छात्र जीवन से उनका मुरीद रहा हूं। 14 का चुनाव हारने से पहले हार की पहली फीलिंग हुई थी जब एमजे अकबर साहब को जाते हुए देखा। तो मैं तो चाहूंगा कि जब ये बड़ा विकल्प बने तो एमजे अकबर साहब और इस तरह के तमाम लोग जिनकी सोच में थोड़ा समाजवाद है और प्रगतिशील मूल्य हैं, वो सब इसकी कम से कम सराहना करें। आप ल्योर कर रहे हैं, जिनको याद नहीं है उनको याद दिलाने के लिए कि किशनगंज में कैसी रिकॉर्ड जीत के साथ एमजे अकबर आए थे। खैर वो एक अलग बात है। अकबर साहब, आपसे सवाल यह है कि एक एनालिसिस ये हो सकता है कि नीतीश बाबू ने पॉलिटिकली गलती कर दी थी, जो पिछले दिनों चीजें हुई कि मोदी जी के बारे में एक पोजीशन ली, फिर मांझी को लाए, मांझी जी ने दगा किया, अब उसके बाद वापस आए हैं। तो जो एक उभरते हुए नेता के रूप में उनकी छवि थी, गवर्नेंस की जो एक छाप थी, उसको कहीं चोट लगी है। दूसरा एनालिसिस ये हो सकता है कि जिस तरीके से वो सिद्धांतों पर अड़े रहे, उसके कारण वो एक मैग्नेट बन सकते हैं और बीजेपी का बिहार में जनाधार एक बहुत बढ़ने के बाद भी एक जगह रुकता है और बाइपोलर बनाने पर खतरा तो है। तो नीतीश लेड बाइपोलर इलेक्शन सीरियस चैलेंज बीजेपी के लिए है, इसको तो स्वीकार करना चाहिए। देखिए, कई बातें मैं सुन रहा था, नीरजा जी की सुन रहा था, जो मनोज जी की सुन रहा था। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जो बीजेपी का एक्सपेंशन हुआ है ना, वो एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा कारण है कि बैकवर्ड वोट उठ के बीजेपी के साथ जुड़ा है और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके कारण जुड़ा है। एक दूसरी बात, सबसे बड़ी जो समस्या है, दूसरी बात मैं कह दूं, फिर बाद में तीसरी बात कहूंगा कि ये जो अभी आंकड़े आप देख रहे हैं उसमें से कांग्रेस गायब है। तो कहा कि हमें मान के चलना पड़ेगा कि कांग्रेस या तो सीट नहीं लड़ेगी या उसको इस गठबंधन में शायद 10-15 सीट मिल जाए, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है और एनसीपी को तो वो भी नहीं मिलेगा। तो ये अगर मानने को तैयार है कांग्रेस पार्टी तो ठीक है, अच्छी बात है। कांग्रेस वैसे भी दफना दी गई है, तो फिर एक और कफन लग जाए। तीसरी बात जो प्रॉब्लम है इस गठबंधन में वो ये है कि जेडीयू ये लालू जी के पास पार्टी है लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं है
और नीतीश जी के पास चीफ मिनिस्टर है लेकिन पार्टी नहीं है। ये एक बहुत डिसफंक्शनल रियलिटी, वहां की जो जमीन की सच्चाई है वो ये बन गई है, और इसीलिए जो टेंशन्स उभर रहे हैं ना, वो टेंशन्स इसी कारण। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। तो अगर ये जी कैसी त्यागी जी, अगर दोनों के पास अगर लालू जी के पास अगर खुद चीफ मिनिस्टर बनने की वो लीगली स्थिति में होते तो फिर अलायंस नहीं होता, और नीतीश जी के पास अगर उतनी जबरदस्त पार्टी है जैसे लालू जी के पास है तो फिर वो भी स्थिति में नहीं है। लेकिन ये जो है दुल्हा जा रहे हैं ब्याह करने और हर बात किसी और का घोड़ा चाहिए, तो ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, और दुल्हे और घोड़े के साथ एक छोटा बच्चा पीछे बैठाते हैं दुल्हे के, तो त्यागी जी एमजे अकबर साहब ने जो सुझाव दिया है वो ये है कांग्रेस है कि जो कांग्रेस जो बच्चा है ये 0 सन्नाटा है, इनको कोई टिकट नहीं देना चाहिए। ये डील आपकी क्लियर हो गई है कि नहीं? कांग्रेस आपको नैतिक समर्थन दे, कोई टिकट न मांगे बिहार में, साफ कीजिए। अकबर हमारी दलों की एकता और उसके विकास को लेकर चिंतित है। मैं थोड़ी इनकी चिंता बढ़ाना चाहता हूं कि अपनी किरण बेदी का नाम भी वहां पे बताएंगे, क्योंकि दिल्ली में भी देखिए दिल्ली म्युनिसिपैलिटी चुनाव था सर, उसको छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कांग्रेस इस पर तैयार है ना कि वो लड़ेगी नहीं बिहार में? नहीं, बर्बाद हो जाएगी। नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली देश का दिल है, तो दिल्ली जीत करके और किरण बेदी के नेतृत्व में 3 सीट पाकर के। त्यागी जी पास्ट टेंस छोड़िए ना, फ्यूचर का बताइए। कांग्रेस बिना टिकट लिए आपको समर्थन देने को तैयार है कि नहीं? नहीं, मैं अकबर से पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के मुकाबले पर क्या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वहां पर नरेंद्र मोदी होंगे, सुशील मोदी होंगे? क्योंकि सुशील मोदी का जब नाम आया वेंकैया नायडू जी के जरिए तो गिरिराज सिंह जी का बयान आ गया कि बिल्कुल हमारा उम्मीदवार जो सिर्फ फुटबॉल का जिक्र अकबर हमारे देखिए नहीं अकबर साहब देखिए आप उनके सवाल को डक कर रहे हैं। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि नई दौर की बीजेपी के पास बैकवर्ड और पिछड़े वोट आने लगे हैं। इस सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते, इसका जवाब दीजिए। ये एमजे अकबर की थोड़ी है। जिस पार्टी के प्रवक्ता ये हैं उसका कहना है कि हम जाति धर्म की राजनीति में यकीन नहीं करते। ये जो हिंदू धर्म के अंदर बंटवारे की भाषा है ये एमजे अकबर की है। वो तो कहते हैं समूचा हिंदू समाज ही हमारा है। आजकल दलितों के प्रति भी उनकी भावनाएं जागी हुई हैं। जिनके नेता अरुण शौरी ने पीछे मेरे किताब लिखी हुई है वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड। तो अकबर जी आपके लिखे हुए हमारे पास लिखे रहते हैं, ये भी आप लोगों को वक्तव्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। जैसे बीजेपी नहीं पुरानी बात तो छोड़िए सर, आप तो मेरे सवालों को त्यागी जी आप इतना साफ बोलते हैं, आप आज मेरे सवालों को डक करने के लिए अकबर साहब की पुरानी बातों पर जा रहे हैं। मैं फिर से एक सवाल पूछूंगा, हमको ये सबूत चाहिए आपसे। आप कह रहे हैं जन दबाव के कारण बना है, नेता की छवि के कारण नहीं बना है। मनोज जी ने बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट किया उसको। आप ये बताइए कि समय के बिल्कुल पहले आपके उम्मीदवारों की सूची बन जाएगी, झगड़ा नहीं होगा, बागी उम्मीदवारों को आप लोग मिनिमाइज कर लेंगे, इसकी गारंटी चाहिए। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि तगड़ा बाइपोलर चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप लोग ये काम चुनाव के नोटिफिकेशन के पहले कर लेंगे? आपके उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी? बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची तैयार है 90%। संजय, बीजेपी के संपर्क में हम भी पुरानी मित्र पार्टी है, उनके यहाँ कोई सूची तैयार नहीं है। अब फिर मैं निगेटिव होने से पहले पॉजिटिव होना चाहता हूं, फिर आप वही मेरे बारे से कहेंगे। कल से हमारी पार्टी और आरजेडी की मीटिंग है पहली, जिसमें उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। आपके एंटीसिपेट करने से पहले मैं जवाब देना चाहता हूं, न क्राइटेरिया 2014 होगा, न क्राइटेरिया 2009 होगा, विनिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट होगी। और होपफुली 15 दिन के अंदर हम उम्मीदवारों का चयन करने में कामयाब हो जाएंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती होगी, उनका कौन किरण बेदी होगी, एलजेपी को कितनी सीट मिलेगी, मुझको पता है। वो हमारे साथ रहे हैं, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, कोई 50 से कम सीट नहीं मांग रहा है। तो ये जो कोalition की पॉलिटिक्स है, उसके जो कंपल्सन्स जो एनडीए के हैं वही हम लोगों के, हम उसको छिपाना नहीं चाहते। हमने तो अपने ओवरकम कर लिए। और संजय आप, मैं ये कोई छोटा सवाल नहीं है जो मैं कह रहा हूं आपसे, ये बताएं इनकी किरण बेदी कौन है बिहार के अंदर? नई पार्टी तय कर सकती है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के मुद्दे पर जी बिल्कुल। अब मेरे पास तो कोई मेरे सवाल ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आप डिस्कशन को छोड़ रहे हैं, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन अकबर साहब लास्ट वर्ड आपको,
मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये भी रियलिटी है। वोटर के कॉमन सेंस को कम करके नहीं आंकना चाहिए। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो एक चुनौती है कि नहीं, आपको मानना चाहिए। देखिए, हर स्टेट में ये पहला स्टेट नहीं है जहां पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में लड़ा गया है, हर जगह लड़ा गया है। जहां पर भी बीजेपी ने लड़ा है उन्होंने एक डिसीजन इलेक्शन के पहले दिया है और जनता हर जगह उस डिसीजन को एंडोर्स की है, उसको सपोर्ट की है कि हमारा जो सीएम का कैंडिडेट होगा वो हम इलेक्शन के बाद लड़ाएंगे, हम इलेक्शन के बाद तय करेंगे। इनफैक्ट दिल्ली में एक ही जगह है जहां ये उल्टा हुआ था। दिल्ली एक ही जगह है जहां पे ये निर्णय जो है पहले ले लिया गया। तो इसीलिए दिल्ली से हम सीख चुके हैं। बिल्कुल ठीक। और केसी त्यागी, चलिए, ये जो पैनल है अभी से लेके बिहार चुनाव तक, हम पब्लिकली आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि हम लोग लगातार चर्चा करेंगे ताकि एक कोहेसिव और एक साफ सुथरी बहस लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा सकें। मैं एक प्राउड बिहारी के नाते सिर्फ इतना अनुमान लगा सकता हूं और डिक्लेयर कर सकता हूं कि बिहार के चुनाव में लोकतंत्र की जीत होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।